जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं मनीष केसरवानी सरकारी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी टेस्ट सीरीज टेस्ट 1 का पार्ट 3। यदि पार्ट 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर उसे भी देख सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप पर उपलब्ध है, जहां पर जाकर आप अपनी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जिसका वीडियो सॉल्यूशन हम आप तक लेकर आए हैं। तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। और पार्ट 1 और 2 बार 1 से लेकर 40 तक हमने सॉल्यूशन दे चुके हैं। यहाँ पर 41 से 60 तक की बात करेंगे। टाइम विलंब न करते हुए टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 41वां क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो गलनांक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में क्रोमियम, टंगस्टन, टेंटलम और कोबाल्ट दिया गया है। देखिए सर्वाधिक गलनांक वाली धातु यहाँ पर है टंगस्टन, यानी टंगस्टन हमारा राइट आंसर होगा। और टंगस्टन के बारे में और फैक्ट जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने जाने वाला पॉइंट है कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है। तो याद रखिएगा, टंगस्टन को टी से लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। टी नहीं है, इसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा, अब जब इसका गलनांक होता है तो इसका गलनांक भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ अदर पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं टंगस्टन के बारे में। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो हम डिटेल में आपको दिखा देंगे। देखिए बिजली के बल्ब के तंतु में टंगस्टन का उपयोग किया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। देखिए हमने इसका तंतु निकाल कर दिखाया हुआ है। ये इमेज में तंतु दिख रहा है आपको। ये बहुत आता है ये क्वेश्चन। बिजली के बल्ब के तंतु में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होगा टंगस्टन। इसके अलावा इसकी मिश्र धातु बनाई जाती है। जब भी टंगस्टन के साथ कोई अदर धातु में मिलाते हैं तो उसकी कठोरता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिस कारण टंगस्टन का उपयोग काटने वाले औजार, शल्य चिकित्सा और इसके अलावा ये खनन खनन के जो औजार होते हैं उसको बनाने में भी किया जाता है। ये मिश्र धातु अम्ल व क्षार आदि से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए ये हमारे लिए बेस्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, एक हड्डी को पेशी से जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर जो हड्डी को पेशी से जोड़ा जाता है और हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाता है, सिर्फ दो ही क्वेश्चन इधर पर बनते हैं, आप दोनों याद रखेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया हड्डी को पेशी से जोड़ा जाता है। पेशी से मतलब मांसपेशियों से है। तो यहाँ पर जो हड्डियों को पेशी से जोड़ता है वो है कंडरा या टेंडन, यानी टेंडन हमारा राइट आंसर होता है। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है हड्डियों को हड्डी से जोड़ा जाता है, तो ये स्नायु होता है, लिगामेंट्स। ठीक है, हमारा यहाँ पर आंसर 3 है, यानी टेंडन। और लिगामेंट्स जो होता है मैंने बता दिया आपको। दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर ये दो हड्डियों को जोड़ रहा है ये, तो ये लिगामेंट है। ठीक है, और इसी प्रकार जो आपका यहाँ पर आंसर की बात कर लेते हैं, तो देखिए ये मांसपेशियां होती हैं, इसे कल्फ कहते हैं। ठीक है, और ये कल्फ यहाँ पर हड्डियों से जुड़ा होता है। ये मांसपेशियां काल्फ की मांसपेशियां हैं और ये हड्डियों के माध्यम से जुड़ा होता है, ये है हमारा टेंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 43वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया 350 का 58%। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस तरीका ये होता है कि आप उसे करते कैसे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। 350 का आपने 58% यहाँ पूछा गया। बहुत इजी क्वेश्चन, आई होप ये सबसे बन गया होगा। फिर भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए जीरो से यहाँ जीरो कटेगा। उसके बाद ये बचा 35, इसे 5 से काट लीजिए। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ये 2 से 58 को काटेंगे, कितनी बार आएगा, ये 29 बार आएगा। अब आपको यहाँ 29 में 7 का गुणा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट जो लास्ट डिजिट है वो सब चेंज है। अब 9 7 होता है 63, यानी लास्ट डिजिट आपकी आएगी 3, यानी 203 आपका राइट आंसर होगा। आप इसे लगाइए और तुरंत ही आगे बढ़ जाए। 44वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए जिस प्रकार से 14 और 16 में जो रिलेशन है, उसी प्रकार से आपको 22 तथा अगले में रिलेशन बताना है। 14 में देखिए 14 और 16 में वैसे कोई रिलेशन ऐसे नहीं होता है। 14 में 2 जोड़ा गया है, यहाँ पर +2 का रिलेशन है। तो 22 पे भी आप +2 करेंगे, 24 आ जाएगा। 24 हमारा राइट आंसर होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन बड़ा इजी था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
यहाँ पर पूछा गया है यदि j प्लस के बराबर 25 है और j इंटू के बराबर 150 है तो j माइनस के का मान क्या होता है। देखिए हमने पिछली वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले का उपयोग करके आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे j प्लस के की जगह आप मान लीजिए नॉर्मली हमारी आदत होती है एक्स वाई को लेकर, तो हमें निकालना x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है। तो x माइनस वाई का वर्ग बराबर होगा x प्लस वाई का वर्ग। और मैंने आपको बताया था इसके बाद चिन्ह वो आएगा जो इक्वल टू के इस तरफ है, यानी हमें माइनस निकालना है तो इधर आएगा माइनस 4xy। अब आपको जो x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे देखिए 25 दिया गया j प्लस के, तो 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 4xy, xy की वैल्यू आपको 150 दी गई है, 4 का इंटू करेंगे 15 चौक 60 यानी जो जाएगा 600। 625 में से 600 गया तो ये बचेगा 25 जो कि x माइनस वाई का वर्ग है, और तो x माइनस वाई इसकी वैल्यू हो जाएगी, अभी ये वर्ग की है 25, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5, और ये आएगा प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 5 आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर पर जो दिया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, 46वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 46वें क्वेश्चन में दिया गया है खालिस्तान का उपयोग विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए आपको विकिरण को मापने वाला जो उपकरण है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है डोसीमीटर, फेदोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर। देखिए ये जो तीन हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये मोस्ट आईएमपी हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं भी है तो आप इसे रट लेंगे। देखिए फेदोमीटर की बात कर लेते हैं, तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र तल की गहराई को मापने में किया जाता है। समुद्र तल की गहराई नापी जाती है इससे। ठीक है, इसके साथ ही जो समुद्र तल में डूबी हुई जैसे नाव होती हैं या कुछ चट्टाने वगैरह, उसकी दूरी मापने में भी किया जाता है कि वो कितनी गहराई पर है। बैरोमीटर बहुत मोस्ट ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका उपयोग हमें पता होता है वायुमंडलीय दाब नापने में किया जाता है, वायुमंडल का दाब मापा जाता है। ठीक है, अल्टीमीटर की बात कर लेते हैं। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज की ऊंचाई नापने में कि वो कितनी ऊंचाई पर है, हवाई जहाज की ऊंचाई मापी जाती है इससे। ठीक है, अब जब तीन क्वेश्चन उपकरण के बारे में आपको पता है, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो चौथा आप मार सकते हैं कि ये विकिरण को मापने में किया जाता है। तो बता देते हैं कि डोसीमीटर का उपयोग जो विकिरण होती है जैसे अल्फा गामा जो रेज होती हैं इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज होता है, तो वहां पर डोसीमीटर का उपयोग किया जाता है और डोसीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा डोसीमीटर। देखिए ये इस प्रकार का जो उपकरण होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है वहां पर विकिरणों को मापने के लिए, क्योंकि ये विकिरण जो अल्फा बीटा गामा किरणें हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, वहां पर डोसीमीटर का उपयोग किया जाता है। डोसीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 47वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर कागज के टुकड़े को निम्न प्रश्न आकृतियों में दर्शाया गया है, हमें बताना है कि इस प्रकार मोड़ेंगे तो और कटिंग के बाद वापस से खोलने पर निम्न में से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। देखिए एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज को पहले बीच से मोड़ा गया है, तो ये इस प्रकार बन गया और उसे फिर ऊपर से ये वाला जो हिस्सा है उसे नीचे मोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक कट लगाए। अब देखिए अगर आप ऑप्शन से नहीं भी मैच कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को पूरा करने की कोशिश करिए। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यानी जो नीचे वाला हिस्सा वापस से खोलेंगे तो ये कुछ बनेगा ऐसा, और यहाँ कटिंग लगाई है तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब उसके बाद इस डायग्राम पे से जब इधर जाएंगे, ठीक है, साथ ही इधर पर एक गोला किया गया है। ठीक है, तो जब हम इधर जाने वाले हैं तो देखिए एक गोला नीचे का इधर आएगा और ये जो है एक बॉक्स के रूप में बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए नोक पूरी आने वाली, ऊपर का जो तिकोना है वो पूरा आने वाला है, यानी सेकंड और फोर्थ तो सबसे पहले आप अलग कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई गोला नहीं है और हमारा एक बॉक्स है बीच में, यानी थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पहले दो शब्दों के बीच संबंध के आधार पर लुप्त शब्द का को ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। चीन पर चीनी बोली जाती है, इसी प्रकार ब्राजील पर पुर्तगाली बोली जाती है, पुर्तगाली में राइट आंसर होगा। इटालवी
इटली में बोली जाती है, अरबी अरब देशों में बोली जाती है, जापानी जापान में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए 39वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 39 क्वेश्चन में दिया गया है उस मशीन की शक्ति क्या है जो 15 सेकंड में 300 जूल कार्य करती है। अब 300 जूल कार्य करती है, यहाँ पर आपको शक्ति शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। ये होता है पावर। पावर बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य यानी वर्क बटे टाइम। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 300 जूल कार्य हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपको टाइम लगा है इसमें 15 सेकंड का समय लगा है। जब आप काटेंगे 15 दूनी यानी ये 20 बार में जाएगा, यानी आपका 20 जूल प्रति सेकंड ये आपका आंसर होगा। आपको यह वाइट में वॉट में दिया गया है, तो देखिए जूल सेकंड जो होता है इसे वॉट भी कहते हैं, यानी 20 वॉट आपका राइट आंसर होगा। इसे लगाइए और आप तुरंत ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। देखिए जिस प्रकार कलम का संबंध लिखने से है, यानी कलम से हम लिखते हैं, उस प्रकार चाकू का संबंध इनमें से किससे होगा। तो देखिए चाकू से अपन नॉर्मली चीजों को काटने के लिए उपयोग करते हैं, तो काटना हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 क्वेश्चन पे लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या समृद्ध संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर। आपसे कंपोजिट नंबर पूछा गया है, इसके लिए सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर की जानकारी होनी चाहिए। देखिए कंपोजिट नंबर क्या कहलाते हैं। कोई भी संख्या होती है, जो होल नंबर होते हैं वो एक से और खुद से तो डिवाइड होते ही है ना, इटसेल्फ। ठीक है, इस इन दो के अलावा अगर किसी भी संख्या का कोई तीसरा मल्टीपल होता है, यानी कम से कम एक मल्टीपल और होता है, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और अगर वो एक और खुद से डिवाइड हो रहे हैं तो ये कहलाते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कम से कम उसके 3 फैक्टर जरूर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 का एक और 6 तो मल्टीपल होगा ही, इसके अलावा इसका 2 3 ये भी मल्टीपल होते हैं, यानी इसके कुल फैक्टर कितने हैं, 4। ठीक है, इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए 18 ले लेते हैं। 18 का एक और 18 ये दो तो फैक्टर होते ही हैं, इसके अलावा 2 3 6 9 और 18 खुद भी इसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें से कि कौन सी समृद्ध संख्या है। देखिए 67 की बात कर लेते हैं, तो 67 ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, ये एक प्राइम नंबर है। 37 ये भी एक प्राइम नंबर है। 57 57 19 ये 19 और 3 19 और 3 से डिवाइड होता है। और 47 ये भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि 57 हमारा राइट आंसर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 52वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में माइनस को इंटू को दर्शाता है, डिवाइड प्लस को दर्शाता है, प्लस डिवाइड को दर्शाता है और इंटू माइनस को दर्शाता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए ये बड़े इजी क्वेश्चन होता है। यहाँ पर माइनस की जगह देखिए, यहाँ पर हमें माइनस की जगह यहाँ पर दिया हुआ है माइनस या इंटू, तो यहाँ पर इंटू रखना है। इसी प्रकार अन्य को रखना है। इसको सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप सबसे इजी क्या होता है कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 12 6 4 10 और ये हो गया 16। अब यहाँ पे माइनस माइनस की जगह आपको दिया गया है इंटू, तो यहाँ पे इंटू लगा लीजिए। प्लस प्लस की जगह के लिए की जगह दर दिया गया है डिवाइड, तो यहाँ पर आप डिवाइड लगा लीजिए। इंटू फिर इंटू की जगह दिया गया है आपको माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए। ये डिवाइड की जगह आपको प्लस दिया गया है, तो डिवाइड की जगह आप प्लस लगा लीजिए। अब आपको सॉल्व करना है। देखिए ये डिवाइड की जगह आप इंटू का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये 4 बटे में चले आएगा, यानी आप यहाँ पर 12 गुणे 6 ये बटे 4 माइनस 10 प्लस 16 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 4 तिया 12, तो ये हो गया 6 तिया 18 और 10 माइनस 10 में से प्लस 6 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 6, यानी 24 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 53 बेटी की शादी के समय माता पिता और बेटी की औसत आयु 34 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद इस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और शादी के 7 वर्ष बाद 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 35 वर्ष हो जाती है। शादी के समय दूल्हे की आयु कितनी थी, आपसे पूछी गई है। देखिए सबसे पहले आपको दी गई है बेटी की शादी के समय माता पिता यानी मदर
फादर और इसके अलावा एक डॉटर है। ठीक है, इनकी आपको औसत एज दी गई है 34। औसत एज 34 दी गई है। 3 लोग हैं यहाँ पर, ये 3 लोग हैं, यानी इनकी कुल एज कितनी जाएगी? 102 साल इनकी औसत एज आएगी शादी के समय। ठीक है, इसके बाद शादी के 1 वर्ष के बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और शादी के 7 वर्ष बाद 5 सदस्यों की परिवार की औसत आयु, मतलब जिससे शादी होती है वो, और एक बच्चे के साथ 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है दी है। यानी अब यहाँ पर हस्बैंड और एक बेबी और ये 3 जन, ये यानी कुल 5 लोग हैं और इन 5 की औसत आयु आपको दी गई है 35। ये हो जाएगा 35 पंजे 175, यानी अब टोटल शादी के 7 वर्ष बाद इनकी टोटल आयु 175 वर्ष हो जाती है। अब आपसे दूल्हे की आयु पूछी गई है शादी के टाइम की, तो देखिए इस पे अपन और जोड़ने वाले हैं 102, ये हो गया। इस पर हम जोड़ने वाले हैं इन तीनों की, ये इन 3 जन की 7 वर्ष बाद क्या ये आयु, यानी 7 या 21, और जो बेबी होगा वो 6 साल का हो चुका होगा क्योंकि वो 1 साल बाद जन्म लेता है, तो 6 साल उसके। तो हम जोड़ लेते हैं ये 6 और 1 7 8 9 और 2 1 129 साल हो गए हैं। 129 को इनसे घटाएंगे तो ये आने वाला है 15 में से 7 गया 6 और 6 में से 2 गया, एक इसमें चला गया, इसलिए 6 में से 2 गया 4, यानी जो 46 है वो आपकी प्रेजेंट एज आएगी दूल्हे की, मतलब हस्बैंड की आएगी। लेकिन आपसे पूछी गई है शादी के, ये आपसे पूछी गई है शादी के समय की एज। तो शादी के समय की एज क्या होगी? 7 वर्ष पहले, यानी आप इससे 7 माइनस कर देंगे। 7 माइनस जब कर लेंगे तो इसकी एज आएगी 39। 39 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो जाने के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था है? स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो जाने के, देखिए जी करंट का क्वेश्चन था, उस टाइम जापान के प्रधानमंत्री जो थे शिंजो आबे, उन्होंने जो स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया था और इनकी जगह योशी हाइडे शुगा, ये अब वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। इस क्वेश्चन की डिटेल की थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए जापान, यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं। यहाँ पर देखिए इस इन फैक्ट्स को और याद करना है आपको। नए राजा यहाँ के नारुहितो, वर्तमान में मतलब हाल ही में यहाँ के राजा भी चेंज हुए, नारुहितो यहाँ के नए राजा हैं और हर राजा के साथ एक नया युग शुरू होता है। तो राइवा रईवा यहाँ का नया युग है और जो वो जिस राजगद्दी पर बैठते हैं उसे कहते हैं क्राइसेंथिमम थ्रोन। स्पेस एजेंसी की बात कर लेते हैं जाक्सा, जाक्सा यहाँ की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और प्रमुख युद्ध अभ्यास, भारत और जापान के बीच जो युद्ध अभ्यास होते हैं धर्मा गार्जियन कहते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई, यानी पंचायत संबंधित प्रावधान किए गए? यहाँ पर ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ ऑप्शन में 72वां, 73वां, 74वां और 75वां संविधान संशोधन दिया गया है। यहाँ सही आंसर की बात कर लेते हैं तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में होता है और 74वां संविधान संशोधन भी आप याद रखेंगे, ये भी 1992 में किया गया था। दोनों ही संविधान संशोधन 1992 में किए गए थे और दोनों ही 1993 में पूरे भारत में लागू होते हैं। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं तो पंचायत संबंधित यहाँ प्रावधान किए गए थे, जो कि हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पर पंचायतों के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और ये 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू होता है। इसके तहत संविधान में 29 विषय जोड़े गए थे और भाग 9 जोड़ा गया और इसके तहत 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। 73वें के बाद 74वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। ये दोनों ही परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में किया गया था और संविधान में भाग 9 ए जोड़ा गया
और नगर निगम से संबंधित 18 विषयों को जोड़ा गया था और इसी में 12वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था। ठीक है, संविधान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 56वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आधुनिक आवाज सारणी का आविष्कार किसने किया था? देखिए, जो 11वीं 12वीं में हमने आवाज सारणी पढ़ी हुई है वो हमें आधुनिक आवाज सारणी पढ़ाई जाती है और वो हेनरी मोजले की आवाज सारणी होती है, यानी हेनरी मोजले हमारा राइट आंसर होता है। और आवाज सारणी के जनक की बात कर लेते हैं तो मेंडलीफ मेंडलीफ आवाज सारणी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जब इन्होंने जो सारणी बनाई थी उस समय इन्होंने कुल 63 तत्व ज्ञात किए थे। देखिए, ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि ये रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि ये मेंडलीफ की आवाज सारणी में कितने तत्व की को दर्शाया गया था। उस समय तक 63 तत्व ज्ञात थे जो इनने अपनी आवाज सारणी में दर्शाए थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ अन्य भी तत्वों के बारे में भविष्यवाणी की हुई थी। ठीक है, तो हम आपको मेंडलीफ की आवाज सारणी दिखाते हैं क्योंकि हमने मोजले की आवाज सारणी इसके से पहले वीडियो में भी देख ली है। तो इस बार हम मेंडलीफ की आवाज सारणी पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये मेंडलीफ की आवाज सारणी है। इस पर 63 विषयों के बारे में बताया गया था। इसके अलावा इन्होंने कुछ अन्य तत्वों के बारे में भी बताया था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 1869। ये सन याद रखेंगे आप। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान, ये याद रखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने आवाज सारणी दी थी और जो अपनी आधुनिक आवाज सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर है। ठीक है, उन्होंने अज्ञात तत्वों के गुणों की भी भविष्यवाणी की थी, वो मैंने बताया जो आपको। मैं भविष्यवाणी मतलब बाद के तत्वों की भी भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। मेंडलीफ की आवाज सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीफ को, और हेनरी मोजले को आधुनिक आवाज सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 57वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नए चुनाव आयुक्त के रूप में अशोक लवासा की जगह किसने ली है? अशोक लवासा की जगह हाल ही में जो नए चुनाव आयुक्त आए हैं वो थे राजीव कुमार। देखिए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य होते हैं, तो जो दूसरे 2 अन्य होते हैं उनमें से एक पद दिया गया है राजीव कुमार जी को। इसके अलावा जो सुशील चंद्र थे, सुशील चंद्रा, ये भी इनके साथ अन्य में शामिल थे, यानी जो अन्य 2 होते हैं उनमें शामिल थे। लेकिन हाल ही में सुशील चंद्रा जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। इसके पहले क्या है, सुनील अरोड़ा जी थे जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो जो मुख्य सुनील चंद्रा जी हैं ये हाल अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं। देखिए, डिटेल में देख लेते हैं कि चुनाव आयोग ने 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है और मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में सुशील चंद्रा जी को बना दिया गया है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पूरी पहले हो जाती है उसके आधार पर होते हैं। अन्य चुनाव आयुक्त 2 होते हैं। अभी हाल ही में सुशील चंद्र जी हुआ करते थे और वह अभी ये पद खाली है। और राजीव कुमार जी जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ये अभी अन्य में शामिल है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष का है और 62 वर्ष की आयु आयु जो मतलब 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण हो जाती है तो वो उनका कार्यकाल होता है अन्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर आपसे जो शब्दकोश के अनुसार जो अपनी डिक्शनरी होती है उसके अनुसार हमें इन वर्णों को, दिए गए वर्णों को जमाना है। देखिए, RADI ये सभी में है। सबसे पहले ओ यहाँ पर सी यानी 2 से शुरू होने वाला वर्ड पहले आएगा, यानी ये दोनों तो होने वाला नहीं है। अब 3 और 1 यहाँ पर देख लेते हैं। DO, ओ के बाद यहाँ पर आया है M और यहाँ पर आया है G। तो G पहले आता है यानी 3, यानी ये 2 3 1 4 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सबसे बेहतर रूप में दर्शाता है? आपसे पूछा गया है पिता, पुरुष और लेखक। देखिए, आप यहाँ पर ऑप्शन ना देखकर आप खुद ही बनाने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं पिता की। ये मान लीजिए फादर है। ठीक है, तो जो भी फादर होंगे वो सभी पुरुष होंगे, यानी सभी फादर पुरुष होंगे। और अब बात कर लेते हैं लेखक की। तो लेखक कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, और कुछ शादीशुदा नई भी होंगे। ठीक है, तो लेखक इस प्रकार आएगा, ये यहाँ मैन। ठीक है, यानी कुछ लेखक शादीशुदा होंगे, कुछ शादीशुदा नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं। इसलिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा जो कि चौथे में है। चौथा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक व्यवसाय में एक्स ने 8 महीने के लिए 16,000 रुपए
निवेश करा, वाई ने 10 महीने के लिए 12,000 रुपए निवेश करे और जेड ने 12 महीने के लिए 8,000 रुपए इन्वेस्ट करे। ठीक है, 17,200 रुपए के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा आपसे पूछा गया है। देखिए इसे इस प्रकार करेंगे, एक्स, वाई और जेड, इसका हम सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर 8 महीने के लिए 16,000 रुपए। देखिए 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो 12,000 में भी, 8,000, तीनों में 3 जीरो है तो वो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, समझ लीजिए वो कट गए। अब यहाँ पर 12 महीने के लिए दिया, सॉरी 10 महीने के लिए दिए गया है 12,000 रुपए और यहाँ पर 12 महीने के लिए दिए गए हैं 8,000 रुपए। अब यहाँ सबसे पहले जो जो कटता है वो काट लेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब यहाँ 2 से भी कट रहा है, 2 से जाएगा 5 और ये 2 चले आता है। अब हमारा जो बचा है 16, 5 तिया 15 और 12, इसका टोटल करेंगे। 6, 5, 11, 12, 13 की 3 हासिल आई, 1, 1, 2, 3, 4, 43 हमारा टोटल होगा। ये 43 बता रहा है किसको? 17,200 को, यानी कुल हमें लाभ हुआ है 17,200 का और इसको 43 हिस्सों में बांटना है, जिसमें से y का हिस्सा है 15। अब 43 से इसको काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा, 400 यानी 15 चौके 60 और 2 जीरो यानी 6,000 हमारा राइट आंसर होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यह था हमारे वीडियो का पार्ट 1 और जल्द ही पार्ट 2 भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ओपन कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जो लोग हमसे यूट्यूब से जुड़ रहे हैं वह हमारी वेबसाइट sarkaricircle.com पर जाकर या फिर हमारे एंड्रॉइड ऐप सरकारी सर्कल पर जाकर टेस्ट सीरीज लगाना ना भूलें, जहां 30+ एग्जाम की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।